हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम एंड वेलकम टू फैकल्टी चैनल। आज हम यूके SSSC का LT का दैट इज उत्तराखंड LT का टीचिंग एप्टीट्यूड का थर्ड पार्ट लेके आई हूँ, जिसमें आपका सोशल मैच्योरिटी जो एक टॉपिक है उसको हम ठीक से समझेंगे। तो बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। टॉपिक्स बट आई एम गोइंग टू डिस्कस हेयर आर व्हाट इज सोशल मैच्योरिटी, सोशल मैच्योरिटी है क्या, देन इम्पोर्टेंस क्या है सोशल मैच्योरिटी का, नीड व्हाट इज द नीड ऑफ सोशल मैच्योरिटी, और कुछ MCQs दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, नाउ व्हाट इज सोशल मैच्योरिटी, क्या है सोशल मैच्योरिटी? ये एक एबिलिटी होती है एक पर्सन के अंदर जो टॉलरेट, एबिलिटी टू टॉलरेट एंड एडजस्ट टू फ्रस्ट्रेशन विथ स्ट्रेस व्हाइल अटेनिंग टॉलरेंट आउटलुक। जो कि एक फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस होता है जो इंसान के अंदर, वो उसको टॉलरेट करने की एक एबिलिटी है हमारे अंदर, जो एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ फिलॉसफी को, आज एक संतुष्ट लाइफ को इनेबल करता है आगे जाके, जिसमें कि आपका फिजिकल सेटिस्फैक्शन और साइकोलॉजिकल नीड्स दोनों ही आपकी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। देन सोशल मैच्योरिटी एक टर्म है जो कॉमनली यूज किया जाता है इन टू वेज। कौन से दो तरीकों में यूज किया जाता है? एक तो हो गया आपका रिस्पेक्ट टू द बिहेवियर दैट इज एप्रोप्रिएट टू द एज ऑफ द इंडिविजुअल। आपका बिहेवियर आपकी एज के अनुसार होना चाहिए, उसके अनुकूल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप छोटे बच्चे हैं तो बहुत मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा, या बहुत बड़े हैं तो बचकानी हरकतें कहते हैं ना, जैसे कि चाइल्डिश बिहेवियर होता है, वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना है। द बिहेवियर शुड बी एप्रोप्रिएट टू द एज ऑफ द पर्सन। और सेकेंडली क्या है आपका? बिहेवियर दैट कंफर्म्स टू द स्टैंडर्ड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द एडल्ट्स। दूसरा कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर वो कौन सा बिहेवियर है जो कि सोसाइटी में कंफर्म हो जाता है। कंफर्म मीन्स कि जो चलता है सोसाइटी में, जिसको स्टैंडर्ड का माना जाता है कि एक एडल्ट का ये बिहेवियर होना चाहिए, जिससे कि एडल्ट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो सामने आती हैं। सो यू हैव टू बिहेवियर, टू काइंड्स ऑफ सोशल मैच्योरिटी, दो तरह से हो जाती है। एक तो आपका हो गया रिस्पेक्ट टू द बिहेवियर विद योर एप्रोप्रिएट एज, और दूसरा कि एक एडल्ट को किस तरह से सोसाइटी में बिहेव करना है सोसाइटी के सामने। क्रो एंड क्रो उन दोनों ने बोला था अ चाइल्ड इज कंसिडर्ड सोशली मैच्योर। एक बच्चे को हम सोशली मैच्योर तब बोल सकते हैं व्हेन हिज रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन आर एप्रोप्रिएट। जब उसका जो रिस्पॉन्स है, कोई सिचुएशन उसके सामने आ रखी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसके लिए उसमें किस तरह से रिस्पॉन्स देता है, आर एप्रोप्रिएट टू हिज डेवलपमेंट। जो उसके डेवलपमेंट जो स्टेज है, ग्रोथ है, उसके डेवलपमेंट है मीन्स जो फिजिकल या मेंटल डेवलपमेंट, बोथ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, और उसके एडिक्वेट उनको उस डिमांड को मीट कर रही है, जो कि आपके सोसाइटी ने जो फ्रेमवर्क बनाया है कि एक बच्चे का किस तरह से रिस्पॉन्स आना चाहिए किसी सिचुएशन में, एक एडल्ट का किस तरह से रिस्पॉन्स होना चाहिए, उस फ्रेमवर्क में फिट बैठ रहा है। इट इज एक्चुअली मीटिंग द डिमांड ऑफ सिचुएशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द सोसाइटी। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली सोशल मैच्योरिटी इज। द मेन फोकस ऑफ इट इज दैट इट इज द टॉलरेंट एंड स्ट्रेस, जो टॉलरेट करना किस तरह से, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। Now what is the importance of social maturity? इसका महत्व क्या है? इसमें यह है कि सोशल मैच्योरिटी अभी अगर हम करेंटली देखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, बिकॉज ये जो ईगोइज्म हो गया, आपका वेल्थ के लिए भूख कहते हैं, शॉर्डी एंड अनस्क्रूपुलस पीपल, जो बहुत वी कैन से दैट दे आर नॉट अप टू द मार्क ऑफ द बिहेवियर बहुत गंदा होता है, ये लोग आजकल ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, राइट? तो इन ऐसे लोगों के साथ हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी एज अ होल वी कैन डिटरमाइन द नेचर ऑफ पीपल एंड देयर पर्सनालिटी। तो बिकॉज हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम एक ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, राइट? तो फिर सोशल एनिमल्स अगर हैं तो हमारा दैट मीन्स एक एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए सोसाइटी में। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सोशल मैच्योरिटी कैसे डेवलप होगी? अगर आप पे सोशल मैच्योरिटी है तो दैट मीन्स दैट कि आपका जो अपना नेचर है, एक इंसान का, एक इंडिविजुअल का नेचर कैसा होना चाहिए टूवर्ड्स द सोसाइटी, तो वो एक एज अ ऑर्गेनाइजेशन वी कैन एक्चुअली डिटरमाइन दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। नाउ ये जो है आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत वर्क करता है।
हेल्पफुल हो जाएगा आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी। कैसे? बिकॉज कैरेक्टर क्वालिटीज ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट द टॉप ऑफ सोशल मैच्योरिटी। एक मैनेजर अगर आपके अंदर वो सोशली मैच्योर नहीं हुआ तो आप हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल द मैनेजमेंट क्राइसिस वट एवर इट इज गोइंग ऑन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। तो वो एक काइंड ऑफ क्वालिटी होनी चाहिए सोशल मैच्योरिटी, जिससे कि वो मैनेज कर सके। कोई मैनेजर मैनेजमेंट किसी भी कंपनी में इन प्रोफेशनल लाइफ यू कैन एक्चुअली मैनेज द थिंग्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ। नाउ सोशल मैच्योरिटी इज बिसाइड्स मैनेजर नॉलेज एंड एप्लीकेशन स्किल्स द की पिलर ऑफ द होलिस्टिक मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। इट इज कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ऑब्जर्वेंस ऑफ बेसिक human principles of behavior. See, we all are social animals, right? I already told you. So क्या होता है कि हम लोग जब सोसाइटी में होते हैं तो हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उनसे कुछ चीज़ें सीखते हैं, कुछ लोग हमसे चीज़ें सीखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे अंदर एक कॉन्शियस या अनकॉन्शियस ऑब्जर्वेशन का एक स्किल डेवलप हो जाता है, जिससे कि हम जब हमारे कोई सामने होता है तो हम एक आइडिया लगा लेते हैं, एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हैं उस सामने वाले के को लेके, उसकी पर्सनालिटी को लेके कि ये बंदा इस पर्सनालिटी का है, उसकी बातों से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से या फिर उसके बोलने के तरीके से। तो एक जब हम वो हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, हम कुछ अज्यूम करते हैं किसी के बारे में, वो हम ऐसे नहीं है कि कॉन्शियसली करें, इट कैन बी अनकॉन्शियस ऑल्सो। हम देखते ही ऐसे कुछ सोचने लग जाते हैं, वो हमें पता भी नहीं चलता है हम क्या सोच रहे हैं। तो फिर वो हमारे अंदर तभी आता है जब हमारे अंदर वो सोशल मैच्योरिटी आ गई है। एक बच्चे के अंदर इसलिए कहते हैं सोशल मैच्योरिटी आना बहुत जरूरी है, सो दैट दे कैन नो व्हाट इज गुड एंड बैड इन द सोसाइटी। अ मैन बिकम्स सोशल मैच्योर थ्रू क्वालिटीज that he receives either through genetic heritability or the environment in which he raises and educates. देखो, एक बच्चे के अंदर सोशल मैच्योरिटी किस तरह से आती है, वो एक तो हो गया कि जब जेनेटिकली हेरिटेबिलिटी है, मतलब कि उनके खानदान से आ रही है, वो हेरिडिटी है, मम्मी पापा में भी वैसे गुण थे, उनके दादा दादी में थे, नाना नानी, वट एवर फ्रॉम वेयर एवर फैमिली विच फैमिली दे आर कमिंग फ्रॉम। बट और इसके साथ ही दूसरा हो गया कि जिस एनवायरनमेंट में वो रहा है, जैसे अगर आप देखें तो एक बच्चा जो घर के एनवायरनमेंट में पला बड़ा है, स्कूल जाता है, फिर भी उसके अंदर थोड़ा इम्पैक्ट स्कूल का भी होगा, थोड़ा इम्पैक्ट उसके घर का भी होगा। बट एक बच्चा जब एक हॉस्टल में रहता है, देन यू विल सी दैट यू कैन सी अ ड्रास्टिक चेंज व्हेन ही रिटर्न्स बैक टू होम, कि उसके बिहेवियर में बहुत बहुत ज्यादा एक फर्क आ गया है, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में है, अवे फ्रॉम द होम। तो वो चीजें देखने को मिलती हैं। तो बच्चा जो होता है, एक इंसान सोशल मैच्योर तब बनता है, एक तो उसको मिलता है थ्रू हिज जेनेटिक हेरिटेबिलिटी और फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन विच ही इज रेज्ड एंड एजुकेटेड। नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ सोशल मैच्योरिटी? क्यों जरूरी है हमारे लिए सोशल मैच्योरिटी, राइट? इसमें सबसे पहले मैं बोलूंगी अबाउट द सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। व्हाट इज दिस? देखिए, इसमें क्या होता है कि फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल, अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के लिए क्या हो जाता है, वो ग्रेजुअली एक जो इंसान होता है वो ग्रेजुअली इवॉल्व करता है फ्रॉम द एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म ऑफ द इन्फेंट एंड अकॉम्पनिंग डिपेंडेंसी ऑन अ फ्यू पर्सन। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट होता है लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर, या whoever the guardian is। फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो अप होता है, और फिर जब वो बाहर जाता है तो वो एक तरह से देखे तो सोसाइटी का मेंबर बन जाता है इन एन एडल्ट सोशल ग्रुप एंड डिपेंडेंसी ऑन इट्स मेनी मेंबर्स। और उन पे भी बहुत डिपेंड, जैसे बाहर स्कूल गया तो फिर अब वो स्कूल का एक मेंबर हो गया है, वो अब टीचर्स पे डिपेंड होने लग गया है, फ्रेंड्स हैं उसके साथ। तो इस तरह से सो इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप वी बिकम मोर एंड मोर सोशल, फॉर विच सोशल मैच्योरिटी इज नीडेड। जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं तो फिर हम सोशल होते रहते हैं। अब सोसाइटी में जब हम मिंगल अप हो रहे हैं तो फिर हमारे लिए सोशल मैच्योरिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक नीड है हमारे लिए सोशल मैच्योरिटी की, राइट? सेकेंड है टू डिक्लाइन ईगोसेंट्रिसिटी। अब क्या होता है, जब जैसे जैसे एज अ पर्सन मैच्योर सोशली, ही बिकम्स लेस एंड लेस ईगोसेंट्रिक और सेल्फ सेंटर्ड। मतलब एक जैसे एक बच्चा होता है, उसको कोई चीज चाहिए तो चाहिए। आपने देखा होगा बच्चों को, जब वो मार्केट में ले जाते हैं छोटे बच्चों को, तो जिद करते हैं किसी चीज की। उनको उस समय ये नहीं फर्क पड़ता है कि पैसे हैं नहीं है, या वो चीज उसके लिए अप्रोप्रिएट है नहीं है, वो ईगोसेंट्रिक होता है। लेकिन जैसे जैसे वो सोसाइटी में मिलता जाता है तो उसके अंदर का वो जो ईगो है वो थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है। ईगो रिलेटेड टू हिज इंटरेस्ट, thoughts and expressions.
इंक्रीजिंगली क्या होता है कि दे आर कैंटर्ड लेस ऑन सेल्फ एंड मोर ऑन अदर्स एंड होल वर्ल्ड आउटसाइड सोसाइटी। तो ये जो चेंज होता है, मोर ओवर ये क्या होता है, एक नेसेसरी इनर कॉम्प्लीमेंट होता है ऑफ इंक्रीजिंग आउटर एक्टिविटी जो लीड करती है आपकी सोशल मेच्योरिटी को। देन इज टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बच्चे का, एक इंसान का जब बाहर जाए, सोसाइटी में जाता है, तो उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट जाता है। इसमें हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, वो कैसा है उसे एक्सेप्ट करें। जैसे हम लाइक भी से ना कि कुछ बच्चे बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो वो चीज़ उन्हें एक्सेप्ट करनी है। वो एक, उससे ही उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। इंट्रोवर्ट जब वो जो बच्चे होते हैं, दैट डजंट मीन कि उनके अंदर कुछ कमी है, इट इज जस्ट दैट दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। सो वो चीज एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के तरह अगर वो लें, दैट वो बोलते कम है लेकिन बोलते अच्छा है। व्हेन दे से दे से लेस बट दे आर एक्चुअली अ गुड स्पीकर ऑल्सो। तो ये चीजें होती है। बाकी जैसे फ्रीडम फ्रॉम ईगोटिज्म हो गया, और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, राइट। तो इसके बाद वाला है टू डेवलप सोशल फीलिंग। इसके अंदर हो गया जैसे सोशल फीलिंग लाइक ट्रस्ट बनाना, इंक्लूड ट्रस्ट, डेमोक्रेटिक वो एक बिहेवियर होना, और वार्म लाइक रिलेटिंग टू अदर्स, किस तरह से किसी के साथ आप अच्छे से बातें करते हो, एम्पैथी रखना दूसरों की तरफ, जैसे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको समझो, उनकी प्रॉब्लम को, परसेप्टिव एंड रिस्पॉन्स टू अदर इंटीमेसी। तो ये सब चीज़ें सोशल फीलिंग डेवलप होती हैं थ्रू सोशल मैच्योरिटी। तो इसलिए इसका भी एक नीड है। फिर एक तो हो गया आपका, फिर हो गया आपका प्रोडक्टिविटी। ना प्रोडक्टिविटी इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। अगर आप सोशली मैच्योर नहीं हो तो आप वर्क कैसे करोगे? इंडस्ट्री टास्क ओरिएंटेशंस होते हैं, कॉम्पिटेंस हो गया, स्किल्स फॉर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और डीपनिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड जनरेटिवली इन द वर्क। तो ये सब चीजें आप किससे, प्रोडक्टिविटी अगर आपको लानी है तो इसके लिए सोशली मैच्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज योर टू डेवलप सोशल एंड ह्यूमन वैल्यूज। अब इसमें आप क्या एथिकल सर्टेनिटी, इंटीग्रिटी, ऑटोनॉमस, कॉन्शियस एंड ह्यूमैनिस्टिक वैल्यूज, ये सब इंक्लूड हो जाएंगे। किस तरह से आप कल्चरली कैसे चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो, ट्रेडिशन के साथ कैसे जुड़े हुए हो, कैसे मॉडर्न वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो हाउ यू आर एक्चुअली बैलेंसिंग बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यूज। लाइक हमारे घर में, लाइक इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, वी लिव इन एक्चुअली मोर ऑफ अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट इन द सेंस हमारे साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, तो ऐसे क्या होता है, एक गैप आ जाता है, जनरेशन गैप। दादा कुछ और का कुछ और माइंडसेट होता है, फादर मदर का कुछ और होता है, और हमारा कुछ और होता है। तो वो बैलेंस लाना बहुत जरूरी है। तो इस चीज को डेवलप कैसे किया जा सकता है? सोशल मैच्योरिटी के थ्रू। नाउ द लास्ट इसमें है टू लिव लाइफ फुली। देखिए इसमें यह है कि आपको अपनी लाइफ फुलेस्ट, यू नीड टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। इसमें हो गया अपनी शेयरिंग्स फील करना, एटीट्यूड्स और इंटरेस्ट कैसा रहेगा आपका दूसरों की तरफ, और एक फॉर द सक्सेसफुल शेयरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो अ पर्सन नीड्स टू बी गेटिंग मिक्सड विद पीपल। तो आप किसी के साथ मिक्सअप हो रहे हो, दैट मीन्स आप सोशल हो रहे हो लोगों के साथ, विच इज ओनली पॉसिबल इफ ही इज सोशली मैच्योर। तो ऐसे नहीं कि अगर आप इफ इट इज दैट आपके अंदर सोशल इमेच्योरिटी है, तो आप अगर सोशल होना भी चाहेंगे तो फिर यू विल एक्चुअली एंड अप बीइंग लाइक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा वहां पर। सो टू बी सोशल, टू लिव योर लाइफ फुलेस्ट, you need to be social mature. A person needs to be social mature. अब यहाँ पर हमने अपना ये लेसन कंप्लीट कर दिया है, लेकिन इसके बाद हम कुछ MCQs कर लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दिस? किसने बोला ये? एजुकेशन इज मैन मेकिंग। एजुकेशन मैन मेकिंग इंसान को बनाता है। इट इज दैट बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड। इससे कैरेक्टर बनता है, स्ट्रेंथ बनती है माइंड की, इंक्रीज होती है, इंटेलेक्ट इज एक्सपैंडेड, वो और ज्यादा इंटेलेक्ट और ज्यादा एक्सपैंड होता है। एंड बाय विच मैन कैन स्टैंड ऑन हिज ओन फीट। जो इंसान है वो अपने खुद के पैरों में खड़ा हो सकता है। हु सेड दिस? विवेकानंद, टैगोर, दयानंद सरस्वती, या none of these? This is a very, very, very remarkable content which has been said by Vivekanand ji. So Swami Vivekanand talked about this thing. It is a very important definition of what a quote which Vivekanand said.
नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी रेगुलेट्स एजुकेशन, इनमें से कौन सी एजेंसी जो है जो एजुकेशन को रेगुलेट करती है? चर्च हो गया, चर्च here doesn't mean कि चर्च जो क्रिश्चियंस का चर्च, it includes all your religions, like इसमें चर्च, टेम्पल, गुरुद्वारा, ये जो रिलीजियस आपके सेटअप्स होते हैं वो. स्टेट हो गया, दैट इज योर कंट्री, स्टेट, स्कूल या लाइब्रेरी. नाउ इफ पर्सन हु डजंट नो एनीथिंग कि रेगुलेशन कौन करता है एजेंसी को, तो वो वहां पर स्कूल कर देगा. बट नो, द करेक्ट आंसर हेयर इज योर स्टेट. स्टेट आपका रेगुलेट करता है एजेंसी को. आपने देखा होगा हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और कुछ ऐसे और भी आर्टिकल्स हैं जो रेगुलेट करते हैं कि एजुकेशन जो है वो स्टेट ही रेगुलेट करेगा. बी इट योर यूनियन और योर स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट ही मीन्स गवर्नमेंट ही देखेगी आपकी. Then is the third question, which of the following is the least important aspect of teacher's role in the guidance of learning? सबसे least important कौन सा इसमें से? Development of insight into what constitute an adequate performance. आप अब एक बच्चे के insight से किस तरह से development आए जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को और बढ़ा सके. डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट टू ओवरकम द पिटफॉल्स एंड ऑब्स्टेकल्स, इंसाइट को डेवलप करना जिससे कि वो और उसके अंदर जो कमियां हैं उसको ओवरकम कर सके. या द प्रोविजन ऑफ एनकरेजमेंट एंड मॉरल सपोर्ट, किस तरह से एनकरेज करे बच्चे को और मॉरली सपोर्ट करे. एंड द प्रोविजन ऑफ कंटिन्यूस डायग्नोस्टिक एंड रेमीडियल हेल्प, बच्चे के अंदर को डायग्नोस करना बार बार कि अगर इसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है, उसको देखना और फिर उसके लिए हेल्प प्रोवाइड करना. अगर ऐसे देखें तो इट्स नॉट कि हर एक नेगेटिव है, बट द मोस्ट इन अप्रोप्रिएट जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा कि लीस्ट इंपॉर्टेंट बोला, ऐसे नहीं बोला कि जो इनअप्रोप्रिएट है या जो ठीक नहीं है. दे सेड लीस्ट इंपॉर्टेंट, तो यहाँ लीस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाएगा क्योंकि हमें बच्चों को उनकी कमियां कभी नहीं दिखानी है, हमें उनकी स्ट्रेंथ दिखानी है. और जहां पर उनको प्रॉब्लम हो रही है तो ये बोल के नहीं बोलना है हमने उनको कि आपके अंदर ये कमी है, ये नहीं बोलना. ये बोलना है कि ये चीज हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दैट कैन बी डायग्नोस्ड एंड रेमेडियल हेल्प कैन बी प्रोवाइडेड. Now the fourth question is as a teacher you should not demand your pupils which is beyond their stage of growth. इनमें से इफ यू डू सो इट ओनली कॉजेज, अगर आप कुछ ऐसी चीजें डिमांड करते हैं बच्चों से जो कि इनकी ग्रोथ से काफी और आगे है, जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जो उन्हें नहीं आ रहा, आप बार बार पुश कर रहे हो उनको उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो उनको आता ही नहीं है, उन्होंने कभी सुना ही नहीं है, तो उससे क्या होगा उससे फ्रस्ट्रेशन होगी बच्चे के अंदर, फ्रस्ट्रेशन या फिर टेंशन बढ़ेगी, नर्वसनेस बढ़ेगी, या एनकरेज होंगे वो ऑल लर्निंग के लिए, या फिर बोथ बी एंड सी. अब मैं वैसे बोलती हूँ कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में मोस्ट पॉजिटिव आपको आंसर देना है. पॉजिटिव तो यहाँ पर देखा जाए तो ये है, बट यहाँ क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको बताना है उसमें नेगेटिव क्या होगा. सो हियर द आंसर विल बी योर बी, दैट इज फ्रस्ट्रेशन, टेंशन बढ़ेगी और नर्वसनेस बढ़ेगी. Question number 5 is as a teacher you should not demand your pupils which is beyond their stage of growth. जो उनकी stage of growth से beyond. Okay, I think I have repeated this question. Okay, let's go to the next question. Question number 6, that is motivation is important in the process of teaching and learning. Motivation process teaching learning के process में बहुत important है because motivation is attraction towards a goal and clarifies its meaning. क्योंकि motivation से क्या होता है, हम और goal की तरफ और ज़्यादा attract होते हैं और उससे हमारे जो goal क्या meaning है, life का क्या meaning है, हमारे goals का उसमें और clarity आती है. So question is let's see the option. A is correct, R is incorrect, A is correct, R is correct, या both are correct. If you see properly here, both the options are correct. That is answer, assertion and reason both are correct. Now we come to question number 7. The process of imbibing one's own culture in one's personality is termed as. मतलब जब हम अपने खुद के कल्चर को अपनी खुद की पर्सनालिटी में और ज़्यादा इम्बाइब करते हैं, अपने घर का अपना कल्चर मीन्स जो हमारी सोसाइटी का कल्चर है, जो हमारी कम्युनिटी का कल्चर है, तो उसको हम क्या टर्म करते हैं? एनकल्चरेशन, एकल्चरेशन, सोशलाइजेशन या संस्कृताइजेशन. ये एक्चुअली कुछ टर्म्स हैं जो सोशलाइजेशन से रिलेटेड होती हैं कुछ टर्म्स, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है एनकल्चरेशन. जब हम खुद के कल्चर के अंदर ही जब हम अपने ही कल्चर को अपनी पर्सनैलिटी में इम्बाइब करते हैं तो हम उसको एनकल्चरेशन कहते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज मैल एडजस्टेड चिल्ड्रन आर मोस्टली फाउंड इन. जो ज्यादातर जो बच्चे होते हैं जो एडजस्ट नहीं कर पाते सोसाइटी में, तो वो कहाँ होते हैं सबसे ज्यादा? ब्रोकन फैमिलीज और यूनिटरी फैमिलीज में,
जो फैमिलीज ब्रोक इन द सेंस जैसे डिवोर्स हो जाता है पेरेंट्स का, या जो फैमिलीज यूनिटरी ज़्यादातर जो कहते हैं उनको दोज हु डोंट लिव इन जॉइंट फैमिलीज, या जो पुअर और जॉइंट फैमिलीज में होते हैं, या दोनों या नन ऑफ दीज। सो जो सबसे ज़्यादा अगर केसेस देखने को मिले हैं, रिसर्च भी बहुत हुई है इनमें, कि जो सबसे ज़्यादा मैल एडजस्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो आपके ब्रोकन फैमिलीज और यूनिटरी फैमिलीज में पाए जाते हैं। Coming to the ninth question, socialization is a process. Socialization is a process by which the individual is adapted to his, किस में अडेप्ट होता है सोशलाइजेशन के थ्रू? क्लासरूम एनवायरनमेंट में, सोशल एनवायरनमेंट में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, या फिर आपके कल्चरल एनवायरनमेंट में। देखिए सोशलाइजेशन का मतलब है कि आप सोशलाइज हो रहे हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू अडेप्ट इन द सोशल एनवायरनमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, टीचर्स मेजर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड इज अफेक्टेड थ्रू। सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेल्फ रियलाइजेशन वो किसके थ्रू कर सकते हैं? कांस्टेंट फुलफिलमेंट ऑफ द चाइल्ड्स हेल्प, या स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज, sensitivity to pupil needs, goals and purpose, या strict reinforcement of the academic students. If you see here, तो बार बार बच्चों की नीड को फुलफिल करना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बिकॉज दे शुड नो दैट कि आगे जाके ये दे डोंट नो, यू हैव टू प्रिपेयर देम फॉर द बेस्ट ऑल्सो एंड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। देन स्ट्रिक्ट क्लासरूम एक्टिविटीज इज अगेन अ वेरी नेगेटिव, एंड स्ट्रिक्ट री एनफोर्समेंट इज ऑल्सो नेगेटिव। हेंस अ करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सेंसिटिविटी होनी चाहिए पीपल की नीड्स के लिए, उनके गोल्स और पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 इज, स्कूल्स आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशंस। उनको सोशल इंस्टीट्यूशंस क्यों कहते हैं? बिकॉज दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल इन फ्यूचर जनरेशंस वैल्यूज ऑफ द कल्चर। वो वैल्यूज डालते हैं कल्चर की और फॉर फ्यूचर जनरेशन। दे सजेस्ट वेज एंड मीन्स ऑफ सोशल प्रोग्रेस, दे सजेस्ट सॉल्यूशंस टू सोशल प्रॉब्लम्स, या फिर दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय द सोसाइटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दैट दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल इन फ्यूचर जनरेशंस वैल्यूज ऑफ आवर कल्चर। Coming to question number 12, the teacher's major contribution towards the maximum self-realization of the child is best effected through constant fulfillment. I think I've repeated this question again, I'm so sorry. Let's come to this 13. Classroom discipline should be oriented towards the promotion of. Classroom discipline किस तरफ ओरिएंट होनी चाहिए? सोशल कन्फर्मिटी की तरफ, सेल्फ डायरेक्शन के लिए, पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, या फिर एक्सेप्टेबल क्लासरूम बिहेवियर। ऑल दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट्स, बट जब हम डिसिप्लिन की बात करते हैं तो वो हमें लीड करता है सेल्फ डायरेक्शन की तरफ। हमें किसी और से डायरेक्शन मिलने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर हम सेल्फ डायरेक्टेड रहते हैं। देयरफॉर द करेक्ट आंसर हियर इज योर सेल्फ डायरेक्शन। Now to the 14th question, generally the most effective approach to dealing with a child's aggressive behavior. अगर बच्चा बहुत aggressive behavior का है तो आप किस तरह से उससे डील करेंगे? To channel his or her aggression into legitimate areas of competition, और जो अच्छे legal legitimate areas हैं तो उनकी तरफ competition के उनकी तरफ उसको channelize करोगे, या reward करोगे for him for friendly behavior and to ignore his or aggressive behavior. अगर वो friendly behave करता है तो उसको reward करोगे और उसे इग्नोर करने के लिए उसके एग्रेसिव बिहेवियर को इग्नोर करने के लिए उसको पनिशमेंट्स दोगे व्हेन ही शोज एग्रेसिव टेंडेंसीज, या फिर टू इंसिस्ट दैट ही शी, या उसको बोलोगे कि आपने जो अभी ये अनडिजायरेबल बिहेवियर अभी शो करा, एग्रेसिव बिहेवियर, इसके लिए आप अपोलोजाइज करो, सॉरी बोलो। हियर द लास्ट टू ऑप्शंस आर ऑब्वियसली करेक्ट, दे आर द मोस्ट नेगेटिव वंस। नाउ इफ यू कम टू द बी ऑप्शन कि उसको रिवॉर्ड करोगे फ्रेंडली बिहेवियर के लिए एंड टू इग्नोर हिज और एग्रेसिव बिहेवियर, तो ये पॉसिबल नहीं है। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? कि जिसका जो एटीट्यूड है, जो नेचर है, बिहेवियर है, आप उसको एकदम से चेंज नहीं कर सकते वैसे। तो उसे रिवॉर्ड करके आप सोचोगे तो उसको रिवॉर्ड नहीं चाहिए, वो उसके अंदर वो चीज इंस्टिंक्ट एक ग्रेजुअल एकदम से आती है वो चीजें, तो ये इट इज ऑल्सो नॉट देयर। देयरफॉर आपको ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो उसका जो एग्रेशन है वो आप उसको और एरियाज में डेवलप करोगे, उसको गेम्स में डाल दो, उसको और कुछ एक्टिविटीज ऐसी दे दो जिससे कि वो उसका जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो चैनलाइज हो सके इन अदर कॉम्पिटिटिव एरियाज। Now coming to the last question, the teacher has been glorified by the phrase friend, philosopher and guide. Why? Why is it called as a friend, philosopher and guide? Because he has to play all these vital roles in the context of the society. उसको ये सारे roles play करने पड़ते हैं
सोसाइटी को नज़र में रखते हुए, या ही ट्रांसफ्यूजेस वो हाई वैल्यूज जो होती हैं ह्यूमैनिटी की उसको बच्चों के अंदर ट्रांसफ्यूज करता है इन द क्लासरूम, या फिर ही इज़ अ ग्रेट रिफॉर्मर, वो एक अच्छा रिफॉर्मर है और पेट्रियाटिक सेवियर ऑफ द नेशन, और नेशन का पेट्रियाटिक सेवियर है, या फिर ऑल ऑफ दीज। हियर द करेक्ट आंसर विल बी योर ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ऑल दी थ्री ऑफ दीज क्वालिटीज रिफ्लेक्ट द phrase of your friend, philosopher and guide. So here we will end this session, and yes, I will be bringing the next video very soon. Till then, everyone take care and bye bye, and please don't forget to subscribe our channel. Thank you everyone.